Good morning, friends. Myself Manoj Batra, faculty of CA Final Indirect Tax. मिशन 80 प्लस इन CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको दो टाइप के क्लिप प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला जनरल मोटिवेशनल और दूसरा एग्जाम फोकस्ड। आप इन्हीं सभी क्लिप्स को camanojbatra.com पर देख सकते हैं। वहां पर आपको सीरीज में ये क्लिप्स दे रखी हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जनरल मोटिवेशनल और दूसरा एग्जाम फोकस। आज जो हम क्लिप करने जा रहे हैं वो है एग्जाम फोकस। आइए इसे स्लाइड के माध्यम से देखिए। केस का नाम है इनफिनिटी इन्फोटेक पार्क्स लिमिटेड। हाई कोर्ट की जजमेंट है। क्या इश्यू है यहां पर? क्या डिपार्टमेंट फ्रॉड का चार्ज लगा के 5 साल की डिमांड एसएससी से ले सकता है अगर उसकी इंटेंशन इवेड करना नहीं था सर्विस टैक्स? तो सवाल है कि क्या अगर उसकी इंटेंशन सर्विस टैक्स इवेड करना नहीं था तो क्या उससे 5 साल की डिमांड ली जा सकती है? यह टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा केस लो है और एग्जाम में 14 के लिए इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। देखिए, एक्साइज में नोटिस इश्यू होते हैं सेक्शन 11A में 1 साल में या 5 साल में। ऐसे सर्विस टैक्स में नोटिस इश्यू होते हैं सेक्शन 73 में। यहां पर 1 साल की जगह 18 मंथ्स है और फ्रॉड के लिए 5 इयर्स है। देखेंगे जो फ्रॉड है उस वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ईपीएल। और जो अदर देन फ्रॉड है उस पीरियड को हम बोलते हैं एनपीएल, मतलब नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नॉर्मल पीरियड नोटिस इशू करने का एक्साइज में 11A में 1 साल है और फ्रॉड के केस में यह पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंडेड पीरियड नोटिस इशू करने का 5 साल है। नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सर्विस टैक्स में यहां पर 1 साल की जगह क्या हो गया है? 1 साल की जगह अब ये अमेंडमेंट होके 18 मंथ्स है और वहां पर फ्रॉड के केस में 5 इयर्स ही है। 5 इयर्स ही है। समझिए। अब इसके बाद आगे के फैक्ट्स देखिए इस केस स्टडी के। इनफिनिटी इन्फोटेक पार्क्स के। इनफिनिटी इन्फोटेक ने 2007 से सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन ये रेंट पे सर्विस टैक्स नहीं दे रहा। रजिस्ट्रेशन करा रखा है रेंटिंग वाली सर्विस में, लेकिन सर्विस टैक्स जमा नहीं करा रहा है। क्या वजह है? डिस्कस करते हैं आगे। 2012 में सीएजी की टीम ने ऑडिट करने के लिए विजिट किया। लो जी, सीएजी की टीम आ गई और ये ऑडिट करने के लिए पहुंचे। ये ऑडिट, इसे हम बोलते हैं सीरा, सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट। मींस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है। एक ऑडिट सर्विस टैक्स में होता है, एक ऑडिट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पावर जो है वो वाला ऑडिट करने सीएजी की टीम पहुंची है और उन्होंने क्या पाया कि ये बंदा सर्विस टैक्स नहीं दे रहा है। सीएजी की टीम ने सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को बोला, भाई ये आपके जुडिक्शन का जो एसएससी है इनफिनिटी इन्फोटेक, ये सर्विस टैक्स क्यों नहीं दे रहा और तुम्हें पता भी नहीं है। सीईओ ने फ्रॉड का चार्ज लगाकर इस पर 5 साल के नोटिस भेजने चाहे
5 साल के नोटिस भेजने चाहिए। रेंटिंग की सर्विस पे सर्विस टैक्स पहली बार 2007 के बजट में आया था, तो नोटिस डिपार्टमेंट ने इसके पास भेज दिए। 7-8 का नोटिस भेज दिया, 8-9 का भेज दिया, 9-10 का भेज दिया, 10-11 का भेज दिया। 2012 में इसके पास ये नोटिस आ गए और उनकी डिमांड बन रही है 9,53,00,000, 69,284। मोटा मोटी तौर से मान लेते हैं 9.5 करोड़ की डिमांड है। मोटा मोटी तौर से हम मान रहे हैं 9.5 करोड़ की डिमांड के नोटिस आ गए इसके ऊपर में, सर्विस टैक्स देना है इसको। इसने बोला फ्रॉड का चार्ज लगा के इसके पास में नोटिस आ गए हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि इसने फ्रॉड कर रखा है। क्यों? इसने फैक्ट्स को छुपाया है, सप्रेस किया है। ये ऐसी रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, इसने बताया नहीं डिपार्टमेंट को, ये सर्विस टैक्स नहीं दे रहा है, इट मींस ये फ्रॉड कर रहा है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर ये ऑडिट टीम नहीं पहुंची होती सीएजी वाली, तो डिपार्टमेंट को पता लग ही नहीं पाता, इसलिए इसने फ्रॉड कर रखा है। इसलिए इससे पिछले 5 साल की हम डिमांड लेना चाहते हैं। एसएससी कहता है मैंने फ्रॉड नहीं कर रखा। एसएससी की कोशिश है 9.5 करोड़ की डिमांड खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये इंतजार नहीं करना चाहता, ये चाहता है कि ये शोकॉज नोटिस इनवैलिड करार हो जाए किसी तरीके से। 9.5 करोड़ या 10 करोड़ की डिमांड छोटी डिमांड नहीं होती, इसलिए ये इस नोटिस के अगेंस्ट में रिट लगाना चाहता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। अपील्स का चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा। एक होती है अपील, वो आप डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में लगाते हैं। शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं लगती, लेकिन वो केसेस जब आप अपील पर्टिकुलर एक्ट में नहीं लगा सकते हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट में अगर आपके पास में अपील लगाने का प्रोविजन नहीं है, ऐसे केसेस में आपके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप हाई कोर्ट के पास रिट लगा दे, WRIT, या सुप्रीम कोर्ट के पास आप SLP, स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। तो ये बंदा एसएससी चाहता है कि इसका नोटिस इनवैलिड करार हो जाए किसी तरीके से, ये डिमांड ना देनी पड़े इसको। तो इसने क्या किया, इसने शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में हाई कोर्ट के पास में रिट लगा दी। जस्ट लाइक अपील ही समझे इसे, जस्ट लाइक अपील ही है, लेकिन ये रेमेडी, ये सुविधा आपको फाइनेंस एक्ट में नहीं है, ये आपको सुविधा कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो रिट या SLP के बारे में हम किसी और क्लिप में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मैंने आपको बताया ये शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में हाई कोर्ट के पास रिट लगाना चाहता है और चाहता है कि ये नोटिस ही इनवैलिड करार हो जाए, तो इसको डिमांड देनी ही ना पड़े। एसएससी की कोशिश रहेगी कि नोटिस इनवैलिड करार हो, तो ये क्या बोलेगा कि मैंने फ्रॉड कर ही नहीं रखा। एसएससी का कहना है ये फ्रॉड कर रखा है, ये डिपार्टमेंट का कहना था। एसएससी का कहना है मैंने 2007 से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मैंने फ्रॉड नहीं कर रखा। बोले क्यों? कहता है कि 2007 से जब सर्विस टैक्स आया था, सर्विस टैक्स था रेंटिंग इन रिलेशन टू पर, लेकिन मैं तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देता हूं, इस पे तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो सर्विस टैक्स नहीं लगता था तब, इसलिए मैंने फ्रॉड नहीं कर रखा है। अब इश्यू ये है कि व्हाट इज रेंटिंग इन रिलेशन टू या और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होम सॉल्यूशन रिटेल के केस में डिसाइड किया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो किस पे लगेगा? रेंटिंग इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर्विस टैक्स लगेगा। तो हमें डिस्कस करना है
कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और रेंटिंग इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। देखें, ये 2010 से पहले जो सर्विस रेंटिंग इन रिलेशन टू थी, इन रिलेशन टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उस पे सर्विस टैक्स लगा करता था। ये इन रिलेशन टू का क्या मतलब है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आप बिल्डिंग प्लस साथ में कोई फैसिलिटी जैसे एसी, मतलब फर्नेस एकोमोडेशन, बिल्डिंग प्लस साथ में कुछ और फैसिलिटी जैसे एसी, हीटर, फ्रिज, कुछ भी साथ में अगर किराए पे दे रहे हैं तो इसे माना जाएगा रेंटिंग इन रिलेशन टू, ये सर्विस मानी जाएगी इन रिलेशन टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये डेफिनेशन 2010 के बजट से पहले लिखी हुई थी और इसी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऐसे डिसाइड किया। हमारे इस केस में एसएससी ने सिर्फ बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, तो उसका कहना था कि सिर्फ बिल्डिंग को किराए पे देना वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। यही सेम चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने होम सॉल्यूशन रिटेल के केस में डिसाइड करी कि रेंटिंग इन रिलेशन टू, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है या रेंटिंग इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सर्विस टैक्स लगेगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई। तो रेंटिंग इन रिलेशन टू क्या है, बिल्डिंग प्लस साथ में कोई फैसिलिटी जैसे एसी, हीटर या फिर कोई और फैसिलिटी आप दे रहे हैं साथ में, वो रेंटिंग इन रिलेशन टू है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग को किराए पे देना, सिर्फ खाली बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं, साथ में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं, उसमें कोई और एसी वेसी नहीं लगा हुआ, तो वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई। तो एसएससी कहता है मैं दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए सही काम कर रहा हूं, मैंने फ्रॉड कहां कर रखा है, ये तो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल ही रखा कि ये ऐसा होगा। इस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल करने के लिए 2010 के बजट में प्रणब मुखर्जी जी ने अमेंडमेंट करी। और उन्होंने क्या अमेंडमेंट करी, 2010 के बजट में उन्होंने अमेंडमेंट करी। उन्होंने कहा सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की या रेंटिंग इन रिलेशन टू, दोनों केसेस में सर्विस टैक्स लगेगा। और यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव की गई, यह अमेंडमेंट बैक डेट से 2007 के बजट से की गई, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई। तो अब एसएससी के पास नोटिस आया है, ये इस अमेंडमेंट के बाद में 2012 में उसके पास नोटिस आया है। एसएससी कहता है मैंने फ्रॉड नहीं कर रखा, आप मेरे से ज्यादा पिछले 18 महीने की डिमांड ले सकते हो, आप मेरे से पिछले 5 साल की डिमांड नहीं ले सकते, मैंने फ्रॉड नहीं कर रखा है। ये प्रूव होता है मेरे ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट से प्रूव होता है कि इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम थी। मैंने 2007 से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसका कहना है मैंने 2007 से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इट प्रूव्स कि मेरी इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं है। और जब मेरी इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं है तो आप एक्सटेंडेड पीरियड नोटिस का नहीं लगा सकते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड नोटिस का नहीं लगा सकते हैं। मेरी इंटेंशन इवेड करना नहीं है, भले ही इवेजन ऑफ सर्विस टैक्स है बट इंटेंशनली इवेड नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप 5 साल की एक्सटेंडेड पीरियड नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपका नोटिस ही इनवैलिड है, आपका नोटिस ही इनवैलिड है। और ध्यान दीजिए अगर ये नोटिस इनवैलिड करार हो गया 10 करोड़ की या 9.5 करोड़ की जो डिमांड है इसको देनी नहीं पड़ेगी, ऐसा ही हुआ। यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला, एसएससी वाज नॉट लायबल टू पे सर्विस टैक्स ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है अबाउट टैक्सेबिलिटी, जिसकी वजह से कानून को अमेंड करना पड़ा, 2010 में कानून को अमेंड करना पड़ा, इसलिए ये डिमांड बैड बाय लिमिटेशन है।
टाइम लिमिट के बाद में नोटिस इशू हुआ है, इसलिए हाई कोर्ट ने क्या किया, इस शो कोज नोटिस पर स्टे दे दिया। इस रिट में शो कोज नोटिस पर उसे स्टे मिल गया, मीनिंग देयर बाय एक्सटेंडेड पीरियड जो कि 5 साल है डिमांड के लिए, वो नहीं लग सकता अगर सिर्फ इवेजन हो, इंटेंशनल इवेजन ना हो। मीनिंग देयर बाय यहां इस केस में इस एसएससी को 9.5 करोड़ की जो इसकी डिमांड आ रही है वो नहीं देनी पड़ेगी, वो डिमांड इसको नहीं देनी पड़ेगी। ये अभी इस शो कोज नोटिस पे स्टे मिला है, अगली हियरिंग पे इसको एसएससी को जाना है, लेकिन साफ शब्दों में बोल दिया हाई कोर्ट ने क्या कि इंटेंशनल इवेजन नहीं है, इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला भी था, जिसकी वजह से कानून को अमेंड किया गया है। फाइनली अगर ये डिसीजन इसी के फेवर में आता है तो ये टैक्स प्लानिंग का टूल है उन सभी एसएससीज के लिए जो रेंट पे सर्विस टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो रेंट पे सर्विस टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो उनको कोई डिमांड इसका मतलब जमा नहीं करानी, पिछली 5 साल की डिमांड नहीं जमा करानी, पिछले 5 साल की डिमांड नहीं जमा करानी। यहां पर क्या इसे कोई डिमांड देनी भी पड़ेगी? कोशिश इसकी रहेगी कि इसका शो कोज नोटिस ही इनवैलिड करार कर दिया जाए, और अगर शो कोज नोटिस इनवैलिड करार कर दिया गया, इसे 1 रुपया भी नहीं जमा कराना। तो आपके एग्जाम के लिए फैक्ट्स तो नहीं डालेगा, एग्जाम के लिए वो पूछता है कि अगर इंटेंशनली इवेड नहीं किया सर्विस टैक्स तो क्या ऐसे केस में 5 साल का नोटिस का पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल हो सकती है? जवाब है जी नहीं, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। राइट? इसी इशू पर एक और अमेंडमेंट जो कि मई 14 के लिए एप्लीकेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वो क्या? इसी केस में इसके पास नोटिस आए हुए हैं, कौन कौन से ईयर के देखें वापस, 7, 8 के, 8, 9 के, 9, 10 के, 10, 11 के, इसके बाद नोटिस आए हुए हैं। ये शो कोज नोटिस इसके पास कौन सा आया हुआ है? फ्रॉड का चार्ज लगा के एक्सटेंडेड पीरियड वाला नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस इनवैलिड हो गया तो इसको कुछ भी जमा नहीं कराना, और कोर्ट्स की ऐसी जजमेंट आ रही थी कि नोटिस इनवैलिड मान लिया जाएगा और कुछ नहीं जमा कराना होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस नोटिस को फ्रॉड का ना मान के अदर देन फ्रॉड का मान ले, और कम से कम पिछले 18 महीने की डिमांड तो ले ले? 1 साल प्लस 6 महीने, 18 महीने की डिमांड तो ले ले उससे। ये नोटिस ईपीएल का है, फ्रॉड का है। क्या इस ईपीएल वाले नोटिस को एनपीएल का नहीं मान सकते? मतलब फ्रॉड का है नोटिस भेजा हुआ, अगर इसे अदर देन फ्रॉड का मान ले तो क्या पिछले 18 महीने की डिमांड ले सकते हैं? ये ऐसी अमेंडमेंट 2013 के बजट में आ गई है। डिपार्टमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा था, तो पी चिदम्बरम जी ने 2013 के बजट में अमेंडमेंट करी। क्या अमेंडमेंट करी उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस में जहां फ्रॉड का चार्ज लगा के नोटिस इशू कर रखा है और अल्टीमेटली अगर यह प्रूव होता है अपील में कि फ्रॉड का चार्ज गलत है, तो नोटिस को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, नोटिस को वैलिड माना जाएगा, लेकिन एनपीएल वाला मान लिया जाएगा। 18 महीने की डिमांड उससे हम रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये 10-11 आपका 1 साल हो गया और पिछले 6 महीने और इसकी रिकवर कर ली जाए। ऐसी अमेंडमेंट क्यों करी? रीजन क्या उसके पीछे? सोचिए, अगर इसके पास 2012 में शुरू में ही अदर देन फ्रॉड एनपीएल वाला नोटिस इशू हुआ होता, सिर्फ 1.5 साल की ही डिमांड मांगी होती, क्या तब मिल जाती उनको? अगर फ्रॉड का चार्ज ना लगाया होता, उस टाइम पे ही 2012 में ही इनसे 1.5 साल की डिमांड मांगी होती, 18 महीने की डिमांड मांगी होती, क्या तब मिल जाता? जवाब है जी हां। तो इसलिए लॉजिकल अमेंडमेंट है। यहां पर पी चिदम्बरम जी ने क्या किया, उन्होंने बोला है कि अगर
फ्रॉड का चार्ज लगा के नोटिस भेजा गया और अल्टीमेटली ये प्रूव होता है कि फ्रॉड का चार्ज गलत है, नोटिस को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, हम उससे वैलिड मानेंगे और पिछले 18 महीने की डिमांड ले लेंगे। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ें, आपके अच्छे मार्क्स आएं, ये हम भगवान से कामना करते हैं। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में।